नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली एमपी पीएससी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न समितियां जिला के पुनर्गठन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी समितियां है जो कि आपके जिले के पुनर्गठन से संबंधित है। तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों कि जो BR दुबे समिति है, इसने मध्य प्रदेश में अगर देखोगे तो टोटल 10 जिलों का गठन किया। MS सिंहदेव समिति जो है, इसने मध्य प्रदेश में टोटल 6 जिलों का गठन किया। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आ और बा दोनों जो इसका राइट आंसर होगा। BR दुबे समिति ने 10 जिले बनाए और सिंहदेव समिति ने 6 जिले बनाए, तो दोनों का संबंध आपका जिला पुनर्गठन से संबंधित है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछे ना दोस्तों तो ये आपका अलीराजपुर होगा। अलीराजपुर होगा। यहाँ पर 4 जिले आपको याद रखना है। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछे तो मुरैना हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो बुरहानपुर हो जाएगा, बुरहानपुर हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो आपका सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो ये आपका अलीराजपुर हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा। तो ये 4 जिले आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी जिले। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंडवारा कहा जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मुंडवारा है ये किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखना है जो आपका कटनी है ना, इस कटनी का प्राचीन नाम क्या है? तो कटनी का प्राचीन नाम आपका मुंडवारा है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखो, यहां से आपसे प्राचीन नाम पूछ सकता है तो उनको हम याद रख सकते हैं। अगर उज्जैन की बात करें ना दोस्तों तो जो आपका उज्जैन है ये तो आप सभी जानते हो कि इसको अवंती कहा जाता है, अवंती कहा जाता है। फिर अगर आपसे पूछे जो महेश्वर है, इस महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेशवती था। महेशमती जो है ये महेशमती इसका प्राचीन नाम था। फिर आपसे पूछ ले भैया कि जो मांडू है, इस मांडू का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था शादियाबाद। क्या नाम था? शादियाबाद इसका नाम था। फिर आपसे पूछ ले कि सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम था काकनाद। क्या है? काकनाद जो था ये काकनाद था। फिर आपसे पूछ ले कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? तो मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था। दशपुर जो था ये मंदसौर का प्राचीन नाम था। ये चीज आपको याद रखना है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और कटनी जो है इसका प्राचीन नाम मुंडवारा था। अगला, 1998 में मध्य प्रदेश में बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें 1998 की तो 1998 में आपकी 2 समितियां आती है दोस्तों। एक तो BR दुबे समिति आती है और एक आपकी सिंहदेव समिति आती है। सिंहदेव समिति ने 10 जिले बनाए और BR दुबे समिति ने 10 बनाए और सिंहदेव ने 6 जिले बनाए। तो इस प्रकार से 1998 में टोटल कितने जिले बने? तो 1998 में टोटल 16 जिले बनाए गए दोस्तों। 16 जिले 1998 में बने हैं। सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि ये जो सिंगरौली जिला है ना, इसका गठन कब किया गया? तो सन 2008 में इसका गठन किया गया। सिंगरौली को किससे अलग किया गया? तो सीधी से अलग किया गया। और सिंगरौली जो है ना, इसका जिला मुख्यालय जो है ये कहां पर है? तो बेडन में, बेडन में। और ये जो बेडन है ना, यही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है जो कि सिंगरौली के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पूछे तो बेडन जो कि सिंगरौली के अंतर्गत आता है। देवास जिला किस संभाग का भाग है? अब देवास जिला बड़ा कंफ्यूजन करता है। जो देवास है ना, ये उज्जैन संभाग का भाग है दोस्तों। उज्जैन संभाग का भाग है। और उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो टोटल 7 जिले आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और देवास जो है ना, ये भी उज्जैन में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? आपका जबलपुर संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? जबलपुर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, 2023 में आपका पूरा डाटा आपका चेंज हो गया। जब बात करें जबलपुर संभाग की तो जबलपुर संभाग में पहले आपके 8 जिले आते थे, पर जब से पादुना जिले का गठन हुआ तो जबलपुर संभाग में 9 जिले आ गए। और अगर आपसे पूछे ना कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग कौन से है? तो सबसे ज्यादा जिले भी आपके किस में आ जाएंगे? जबलपुर संभाग में। अब 9 जिले हो गए, पहले आपके 8 जिले थे। और एक और जो संभाग तो दोस्तों रीवा संभाग था ना, इसमें पहले 4 जिले आते थे, अब 6 जिले आ गए क्योंकि इसमें 2 नए जिले जुड़ गए। एक तो मैहर जुड़ गया और एक आपका जो मऊगंज है ना, ये मऊगंज भी इसमें जुड़ गया। तो अब आपका यहाँ पर 6 जिले टोटल हो गए। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है।
अगला, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी जानते हो कि 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 1956 को आपका मध्य प्रदेश का गठन होता है। और जब गठन होता है तो इसमें 43 जिले शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 43 जिले इसमें शामिल किए गए थे। शकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो शकर नदी की बात करें ना दोस्तों, तो ये आपका नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदी आपको याद रखना है, जैसे शकर होगी, दूधी होगी, तवा होगी, उसके बाद में देनवा होगी, हथनी हो गई। ये सारी की सारी किसकी इंपोर्टेंट सहायक नदियां है? तो नर्मदा की सहायक नदियां है। और अगर आपसे पूछे ना नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी तवा है दोस्तों। तवा जो है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला, मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों कि यहां पर अगर देखोगे कि मध्य भारत के पठार में कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है, ये देखोगे तो आप यहाँ पर कालीसिंध जो नदी है, ये कालीसिंध नदी मध्य भारत के पठार में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब मध्य भारत के पठार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य भारत के पठार के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सरसों की हांडी किसे कहते हैं, तो सरसों की जो हांडी है ना, ये मध्य भारत के पठार को कहते हैं। फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य भारत के पठार की इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। मध्य भारत का जो पठार है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो 10.68% क्षेत्रफल इसका मध्य प्रदेश में। मध्य भारत के पठार के एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछे ना, तो सबसे कम वर्षा आपकी कहां पर होती है? मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा होती है। और मध्य भारत के पठार के एक और बारे में याद रखना है कि जो दूध का उत्पादन है, ये सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है, मध्य भारत के पठार में। तो ये मध्य भारत के पठार में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। दसान किसकी सहायक नदी है? तो दसान अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है दसान। बेतवा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पहली तो आपकी जामनी हो गई, बीना हो गई, पीना हो गई, धसान हो गई, और एक आपकी हलाली जो है, ये हलाली किसकी सहायक नदी है? तो ये सब की सब बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमारा गांव से होता है, ये चीज आपको याद रखना है। बेतवा नदी किन राज्यों में बहती है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो बेतवा नदी है ना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। अब यहाँ पर पूरी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आपका एक स्थान है जिसका नाम है रायसेन, और इस रायसेन का एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है कुमारा गांव। अब रायसेन के कुमारा गांव से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा नदी। रायसेन के कुमारा गांव से निकलकर ये सीधी कहां पहुंचती है दोस्तों? यूपी में पहुंचती है। और यूपी में किसमें मिल जाती है? तो जो आपका यमुना नदी है ना, इस यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। तो रायसेन के कुमारा गांव से उद्गम होता है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में इसका समापन होता है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में ये नदी बह रही है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से किसे शिप्रा की नदी किस नदी शिप्रा से मिलती है? निम्नलिखित में से शिप्रा नदी किससे मिलती है, ये पूछा गया। तो याद रखना है दोस्तों, जो शिप्रा नदी है ना, ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। 1 मिनट में अपन चंबल नदी को यहाँ पर रिवीज करते। सबसे पहले दोस्तों जो चंबल नदी है ना, इस चंबल नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो मऊ जो है ना, मऊ तहसील की एक पहाड़ी है जिसका नाम है जानापाव की पहाड़ी। इस जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, और ये चंबल नदी इंदौर में होती है, आपकी रतलाम, नीमच, मंदसौर में बहती हुई आपका कहां पहुंच जाती है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में बहती हुई आपका कहां प्रवेश करती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना नदी। इस यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है, यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों, जो चंबल नदी है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर आपका चंबल नदी की लंबाई है। ये चीज आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो मृदा का अपरदन मध्य प्रदेश में करती है, वो मृदा अपरदन भी कौन करती है? तो ये चंबल नदी करती है। मऊ की जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है, समापन यमुना नदी में होता है। अब इसके बारे में 2-3 चीजें और अपने को यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, कि जो आपकी चंबल नदी है ना, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है? शिप्रा नदी। क्या नाम है? शिप्रा नदी। और शिप्रा का उद्गम भी कहां से होता है? मऊ से होता है। और मऊ की एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बर्डी पहाड़ी।
क्या नाम है, काकरी बरडी जो पहाड़ी है यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये आगे चलकर किसमें मिल जाती है, तो ये भी आपका चंबल नदी में मिल जाती है। फिर इसी के पास में एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है दोस्तों पार्वती, और पार्वती नदी कहाँ मिलती है, आपकी आष्टा से निकलती है, आष्टा से निकलती है और इसका समापन भी किसमें हो जाता है, तो चंबल नदी में हो जाता है। और एक और नदी निकलती है दोस्तों काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, और काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो देवास से होता है, देवास के बागली गांव से, और ये भी किसमें समाप्त हो जाती है, तो ये भी आपका चंबल नदी में मिल जाती है। और एक और इंपोर्टेंट नदी है दोस्तों जिसका नाम है शिवना नदी, शिवना नदी, और शिवना का उद्गम भी कहाँ से होता है, तो राजस्थान से होता है, राजस्थान से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में आकर ये भी किसमें समाप्त हो जाती है, तो ये भी चंबल में समाप्त हो जाती है। तो ये चंबल की इतनी सारी नदियां आपको याद रखना है जो कि सहायक नदियां है और मेन नदी है। मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी किस राज्य में बहती है, देखो केन नदी की हम बात करें ना, तो इस केन नदी का जो उद्गम है ये कहां से हुआ, तो कटनी से हुआ, कटनी से हुआ, और ये कटनी से चल के दोस्तों कहां पहुंचती है, यूपी में पहुंचती है, और यूपी में जाकर ये भी कहां मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, जो बेतवा नदी है, ये अभी मैंने आपको बताया बेतवा नदी का समापन यमुना नदी में होता है, ये चंबल में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखना है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है जिसका नाम है माई नदी। माई नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो धार जिले से होता है, और इसका समापन कहां होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है, तो अगर इसमें से देखोगे ना, तो जो भालकुंड जलप्रपात है, ये भालकुंड जलप्रपात सागर में है, सागर में है, और बीना नदी पर है, ये आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस नदी घाटी में गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, तो याद रखना है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ना, ये गहरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो चंबल नदी है ना, ये गहरी खड्ड भूमि का निर्माण करती है, सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन पूछे या गहरी खड्ड भूमि का निर्माण पूछे, ये चंबल नदी के द्वारा होता है। नर्मदा नदी का औसत लंबाई क्या है, देखो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई अगर पूछे ना आपसे, तो टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछे तो 1077 किलोमीटर है। अब यहाँ पर औसत लंबाई पूछी है तो 1312 किलोमीटर है, तो अपन मान लेते हैं 1300 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। मेकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए, तो मेकाल रेंज की जो अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से एक तो आपकी नर्मदा नदी और एक सोन नदी, दोनों नदियों का उद्गम हुआ है। एक चीज याद रखना है दोस्तों, ये जो अमरकंटक है ना, यहाँ से टोटल 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी नर्मदा हो गई, एक आपकी सोन हो गई, और एक आपकी जोहिला हो गई। तो ये अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के अलावा सोन नदी कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश के अलावा ये उत्तर प्रदेश में बहती है, ये बिहार में बहती है, और उसके बाद में ये झारखंड में बहती है। तो सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहती है। पांडव फॉल निहित है, देखो पांडव फॉल कहां पर आपको देखने को मिलता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो पांडव फॉल है ना, ये आपको कहां पर मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पांडव फॉल आपका कहां पर है, सबसे पहले तो पन्ना में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फॉल देखने को मिलता है। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो महेश्वर याद रखना है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर स्थित है, और यहीं पर आपका शस्त्रधारा जलप्रपात है। शस्त्रधारा जलप्रपात अगर आपसे पूछे ना, तो ये कहां पर है, नर्मदा नदी पर है, और किस शहर में, महेश्वर में। मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर सिंहस्थ का कुंभ लगता है, तो आप सभी जानते हो कि उज्जैन में शिप्रा नदी है, इसी के तट पर सिंहस्थ का मेला लगता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और किसमें मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। इंपोर्टेंट याद रखना है, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सबका समापन कहाँ होता है, यमुना नदी में होता है। अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है, तो अभी मैंने बताया अमरकंटक ने नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 3 नदियों का उद्गम यहां से हुआ, नर्मदा, सोन और जोहिला।
नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहते हैं, बेतवा को कहा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की पवित्र नदी नर्मदा है। संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है, तो संगमरमर आपका भेड़ाघाट जबलपुर में है और भेड़ाघाट जबलपुर में नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि विगत वर्षों में लगातार पूछे गए और सारी चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस करी है। डेली इसी प्रकार से क्लास लेते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।